مسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड सेशन है एंगेज किड्स इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज। मेरी दुआ है कि आप सबके लिए कि इंशाल्लाह आपको इस एपिसोड से बहुत सी मीनिंगफुल एक्टिविटीज सीखने को मिलेंगी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, और आप उनको अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकेंगे और उनको जो ये गैजेट्स हैं, मोबाइल और दूसरे गैजेट्स हैं, उनसे दूर रख सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। बिनेश, आप प्लीज़ अल्लाह के नाम से शुरू कर सकती हैं प्लीज़। जी थैंक यू मैम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين। तर्जुमा, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों को पैदा भी किया और उसे हिदायत का रास्ता भी दिखाया। पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि एक किताब के ज़रिए और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के ज़रिए हमें बेहतरीन चीज़ दे दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ताकि हम दुनिया और आखिरत को संवार सकें। और इसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वालों को अल्लाह बहुत ज़्यादा महबूब रखते हैं। तौबा दिलों की पाकीज़गी है और सफाई जो है वो बदन की पाकीज़गी है, और सफाई जो है वो बदन में जो कुछ अल्लाह ने नेमतें दी हैं, आंखें, कान, नाक, उन सब की हिफाजत सफाई ही के जरिए हो जाती है। डॉक्टर्स आमतौर पे ये कहते हैं कि अगर पेशेंट साफ सुथरा रहने लगे तो उसका कम विजिट लगता है डॉक्टर के पास, यानी आधी बीमारी जो है वो हमारी सफाई से ही दूर हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सफाई निफ्स ईमान है, और यही तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देके गए हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, उसमें ब्रशिंग के ऊपर थी कि दांतों को जो ब्रश करने का कहाँ से मिलता है सबूत, पीछे जाएं तो ज्यादातर लोग मुस्लिम्स की ही तरफ गए और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ ये जाता है इसका क्रेडिट कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अपने दांतों की हिफाजत फरमाई है। और मिसवाक का इस्तेमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा किया करते थे, और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान पे भी जो है वो मिसवाक को फेरा करते थे, ताकि मुंह की जो स्मेल आती है, यानी इस हद तक सफाई का ख्याल, जिसे हम बहुत छोटी और मामूली बात समझते हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत के लिए ये चीज़ शाक ना समझूं कि उसके ऊपर उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ जाएगी या उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल आएगी, तो मैं हर वुजू के साथ जो है वो मिसवाक को फर्ज कर देता। यानी फर्ज नहीं की गई इसीलिए कि मुश्किल होगा, कोई ट्रैवलिंग में होगा, कोई भूल जाएगा, तो वुजू उसका मिसवाक के बगैर हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाया अगर मैं कर सकता तो कर देता। तो ये सारी चीजें हमें जो बताती हैं वो ये है कि हम कितने सफाई पसंद हैं। फिर हमारी सारी आदतें, जो एब्जॉर्बेंट माइंड बच्चे हैं, जो उनका पीरियड चलता है, उस वक्त वो सीख रहे होते हैं, तो हम जितनी अच्छी तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, सफाई अपनाते हैं, हमारे बच्चों के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। इंशाल्लाह आज के सेशन में हम मैम से यही छोटी छोटी एक्टिविटीज सीखेंगे। अगर जो माँ ये एक्टिविटी नहीं करती वो पहले खुद करने लगेंगी, इंशाल्लाह आगे उनके बच्चों के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी करे। अल्लाह हमें उन मदर्स में शामिल कर दे जो एक बेहतरीन उम्मा बनाने के लिए सरगर्म रहने वाली हैं, जो अपनी इस्लाह भी चाहती हैं और अपने माशरे की इस्लाह भी। जी, ओवर टू मैम। जज़ाकल्लाह।
मीनेश, बहुत अच्छा कनेक्ट किया आपने, जज़ाकल्लाह। और पर्सनल केयर हमारा टॉपिक है आज का। हमने बहुत सारे ग्रुप्स किए थे, उसमें से पर्सनल केयर एक आज ग्रुप है, और आपने माशाल्लाह उसको बहुत प्यारा कनेक्ट किया है इस वर्ड्स के साथ और हदीसों के साथ। चलें हम अब शुरू करते हैं अपना लेसन। हम डीप डाउन जाते हैं इस लेसन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सिफुल। और अपनी इंटेंशन को प्योर करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, और अल्लाह ताला ही की रज़ा के लिए हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबका इस में शामिल होना कबूल कर ले। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My Lord, expand for me my breast, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. Ameen. इसमें मैं एक छोटा-सा रिविज़न करना चाहती हूँ। मेरी इससे पहले रहमा पेरेंटिंग की सीरीज़ आपने अटेंड की होगी जिन्होंने, तो मैंने मोंटेसरीज़ में ये स्टेजेज़ ऑफ डेवलपमेंट करवाए थे कि बच्चे किस तरीके से डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होते हैं, और इनके लिए एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए लर्निंग का। तो 0 टू 6 इयर्स जो है, आप ख़ास तौर पे देखें कि ये फ़िज़िकल एंड बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंस है। तो मैं जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ आपको दिखाऊँगी, वो सब इनकी फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेंगी। यानी कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, और आप यकीन करें कि इन्हें इस इंडिपेंडेंस की तरफ हम नहीं, अल्लाह ताला लेकर आता है। ये कुदरती तौर पर इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। अब आप बताएँ कैसे? जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है, तो वो निकल के इंडिपेंडेंट होना चाहता है। वो डिपेंड नहीं करना चाहता। अगर वो माँ पे डिपेंडेंट होता, तो वो 9 मंथ से कहीं ज़्यादा रह पाता। लेकिन वो 9 मंथ्स के बाद क्यों निकलता है बॉडी से? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। वो अपनी साँस लेना चाहता है, वो अपने तौर-तरीके सीखना चाहता है, वो बोलना चाहता है, चलना चाहता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि उसके इर्द-गिर्द उस सारे ह्यूमन बीइंग्स चल रहे फिर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये इंडिपेंडेंस का शौक कुदरती और फितरतन दिया है। हम जब भी कोई टीचिंग मेथोडोलॉजी बच्चों की फितरत पे बनाते हैं या रखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, आप यकीन करें उसके रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे और पॉज़िटिव मिलते हैं। तो अगर आप हर एज का इंडिपेंडेंस समझ जाएँ ना कि क्या है, तो आप उसको सपोर्ट करने लगेंगे। जैसे 6 टू 12 का है मेंटल इंडिपेंडेंस। समझें ये चलती-फिरती एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं, और चाहते हैं कि आप इन्हें जितना भी नॉलेज दें, वो शौक से लेते हैं। वो डिस्कवरी में लगते हैं, वो ग्रुप की शक्ल में काम करने लगते हैं, और वो आप उनसे बोलें कि ये डिस्कवर करो, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करके दो, वो ज़रूर देंगे। ठीक है? उनकी मेंटल इंडिपेंडेंस चल रही है, और बहुत शौक से सुनते हैं और आके रिपीट भी करते हैं। यही वो बच्चे हैं जो स्कूल से आने के बाद आपको पूरा ए टू ज़ी बताते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। और क्लासरूम में भी ये सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड और कॉन्सन्ट्रेशन के साथ होते हैं। अब अगर किसी बच्चे में फ़ोकस और कॉन्सन्ट्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब उसका 0 टू 6 पर काम बाकी था। अगर तो 0 टू 6 में उसको बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ करने की इजाज़त मिलती है, जो हम जिसका इस सेशन में डिस्कशन करेंगे, तो उसके अंदर कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ेगी। उस बच्चे में फ़ोकस बढ़ेगा, अगर आप उसको फिज़िकली और बायोलॉजिकली इंडिपेंडेंट होने का चांस देते हैं थ्रू प्रैक्टिकल लाइफ़, ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ़ एक्सरसाइज़ेज़ मैं उसको फर्दर डिस्कस करूँगी, ठीक है? तो आपने फिर ये मेंटल इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में 6 टू 12 में फ़ोकस्ड और कॉन्सन्ट्रेटेड कैसे होंगे? जब आप 0 टू 6 में उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ या सेंसोरियल की एक्सरसाइज़ेज़ कराएँगे। चलें, अब हम सोशल इंडिपेंडेंस और स्पिरिचुअल एंड मोरल को मैं नेक्स्ट सेशन में कवर अप करूँगी, ताकि आप भूलें नहीं। इन चीज़ों को मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ, ताकि आपको याद रहे कि
हर एज ग्रुप की नशो नुमा या उसका एनवायरनमेंट लर्निंग का डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और हमको और आपको बदलना चाहिए उनकी एज के हिसाब से, वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी होते हैं। फिर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए थी कि हाय ये मेरा बच्चा 6 इयर्स या 9 इयर्स में तो ऐसा था और अब ये 14-15 साल का हो गया तो ये बिल्कुल ही बदल गया है। वो बिल्कुल बदला इसलिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदली, उसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। चलें हदीस नंबर 16, और बहुत प्यारी हदीस है। मैं कह लूं आपका मिशन भी यही होना चाहिए। इट वाज नरेटेड फ्रॉम अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the believers are like a structure, parts of which support other parts, and he interlaced his fingers। जैसे दो उंगलियों को इंटरलेस कर दिया आपस में, कि आपको लगे कि ऐसे होने चाहिए बिलीवर्स आपस में, ऐसा सपोर्ट करना करना चाहिए। और उस स्ट्रक्चर को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों से इंटरलेस करके दिखाया। तो आप यकीन करें कि हम इस एज ग्रुप को बिल्कुल ऐसे ही सिखाते हैं। हम उनको ऐसी चीज़ों से सिखाते हैं जो कि वो देख कर, उसको हाथ में लेके महसूस करके सीखे, क्योंकि वो सेंसेस से भी लर्न कर रहे होते हैं और मूवमेंट से भी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेथोडोलॉजी, वे ऑफ टीचिंग बहुत ही प्यारा है। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि उन्होंने एक दो उंगलियों को जो इंटरलेस किया वो दिखाने के लिए, क्योंकि विजुअल लर्नर्स इस तरीके से जल्दी सीख लेते हैं। तो ये एक हदीस का मैं हाइलाइट्स बता रही हूँ आपको। ये क्या चीज़ हमें अंडरस्टैंड करा रही है, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे फोकस, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस है, कि क्या राइट्स हैं एक मुस्लिम के दूसरे मुस्लिम पर। एक मुस्लिम के दूसरे मुस्लिम को एक दूसरे से मोहब्बत शो करनी चाहिए, काइंडनेस शो करनी चाहिए, सपोर्ट शो करनी चाहिए। और मकरू और जो कि गुनाह के काम है उनसे बचना चाहिए, और एक दूसरे को हक बात की तलकीन करनी चाहिए। और ये फर्ज है हम पर कि हम मुस्लिम्स को आपस में सपोर्ट करें और हेल्प करें। जो आज हम बैठे हैं ये भी एक तरीके से आपकी हेल्प है और सपोर्ट है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। The believers in their mutual support and coherence, and they need to stick together। तो एक साथ रहने के लिए, एक साथ एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक मुस्लिम उम्मा बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम उम्मा बनाने के लिए, और फर्मली आपस में आप एक दूसरे को कनेक्टेड फील करें। और जब भी कभी किसी एक को तकलीफ हो तो दूसरे को भी वो तकलीफ महसूस हो। अगर दुनिया के एक कोने में हम बैठे हैं और दूसरे कोने में कोई हमारा मुस्लिम भाई बहन किसी भी तकलीफ में, तो उसे हम महसूस करें, उसके लिए दुआ करें। यही हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है, और हम इसी तरह चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कनेक्टेड रहें। अच्छा, मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट जो होते हैं वो मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट होते हैं। अल्लाह ताला ने आपके घर को कुदरती तौर पे मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट का बनाया है, यानी छोटे बड़े बच्चे एक साथ। कोई बच्चा 4 साल का है तो कोई बच्चा 6 साल का है, कोई बच्चा 9 साल का है, कोई बच्चा 4 साल का है। तो जब ये एक साथ पलते और बढ़ते हैं तो ये एक मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट बनाते हैं। मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट की बहुत फायदे हैं, तो हम मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट को भी मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट से ही चलाते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टेजेस दिखाई, तो 3 to 6 इयर्स एक क्लासरूम में होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ। ये एक 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, और कैजा में ये जो हमारे क्लासरूम्स होते हैं ना, ये उसके मॉन्टेसरी के अंदर एक जो बच्चा आता है 3 to 6 इयर्स का, वो 3 साल एक ही टीचर के साथ गुजारता है। असिस्टेंट्स कभी कभार बदल जाती हैं किसी साल में, लेकिन गाइड एक ही रहती है। तो जैसे मैं गाइड थी अपनी क्लासरूम में, मेरे साथ 2 असिस्टेंट्स थी, तो मेरे पास जितने भी बच्चे आते थे वो मेरे साथ 3 इयर्स गुजार के जाते थे। तो लेट से वो 3 साल का आया और जब वो जाता है वो 6 इयर्स का होता है। तो मुझे इस 3 साल में उस बच्चे को समझने का कितना मौका मिला, और मुझे उसको देखिए मैं उसको सारी वो एक्सरसाइजेस सिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी 1 साल जो कमी उसमें लगी वो मैं दूसरे साल पूरी कर सकती हूँ, दूसरे नहीं तो तीसरे साल कर सकती हूँ। मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट के इतने सारे फायदे हैं कि छोटा बच्चा बड़े बच्चे से सीख रहा होता है। मैं आपको ये छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, फिर हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। ये एनवायरनमेंट आप घर में भी बना सकते हैं, और इसी एनवायरनमेंट को आप क्लासरूम में भी बदल सकते हैं। राइट, आप अपनी एक क्लासरूम बना सकते हैं, और आप देखिएगा ये कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहा है बच्चा।
और 3 आवर वर्क साइकिल कहलाती है, 3 घंटे का सेशन जो बच्चा अटेंड करता है, और उस 3 घंटे में इसका क्या रूटीन है। प्रैक्टिकल लाइफ से ये अब सेंसोरियल और मैथ्स सारी ये एक्सरसाइज करता है बच्चा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि मिक्स स्टेज के फायदे क्या हैं। ये इस तरह की आपको बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल सकती हैं। आपको और मुझको ये समझने की जरूरत है कि मिक्स स्टेज एनवायरनमेंट के बहुत से फायदे हैं। और जो मदर्स अपने घर में जैसे कि होम स्कूलिंग करती हैं, अगर वो नेबर्स को थोड़ा सा मिला लें साथ में, और 3 से 4 या 5 बच्चों का भी एक छोटा सा ग्रुप बना लें एक घर में, तो मिल के आप बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज करा सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ ही तकरीबन 52 to 54 के करीब एक्सरसाइजेज हैं। मैं फिर से इसके ग्रुप्स डिस्कस करूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप मुझे बल्कि बताएं कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेज और उनके नाम सीखे, और आप क्या क्या एक्सरसाइजेज जो हैं अपने रिकॉर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट से आपने देखा इसमें 3 एज ग्रुप्स के बच्चे हैं। 3 इयर्स का भी है, 4 इयर्स का भी है, 5 इयर्स का भी, और तकरीबन जो 6 इयर्स के बच्चे होते हैं वो भी होते हैं। तो एक बड़े बच्चे को पूरा मौका मिलता है लीडर बनने का, और एक छोटे बच्चे को फॉलोअर भी बनने का मौका मिलता है, और वो बहुत कुछ लर्न करता है टीचर से भी, और अपने साथ उन पीयर्स से भी जो कि उससे उम्र में थोड़े बड़े होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, किसी से कोई चीज गिर जाती है तो 4 भागते हुए आते हैं उसको हेल्प करने के लिए। अगर कोई कहीं क्लीनिंग कर रहा होता है तो कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो अगर ये 6 इयर्स तक इसी हैबिट में डेली रहेंगे
तो आप मुझे बताएं क्या इनमें ये क्वालिटी आएगी जो हमने बिल्कुल अभी डिस्कस की। इट वॉज नरेटेड बाय अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु that Prophet sallallahu alaihi wasallam said the believers are like a structure, parts of which support other parts, and he interlaced his fingers. क्या एक दूसरे के सपोर्टर बनेंगे? आप समझें कि हमने छोटी ही एज से बच्चों की इस हदीस के मिशन पे काम कराना शुरू कर दिया। तो अपने पास कोई अच्छे से एनवायरनमेंट्स बनाने की कोशिश करें, अपने घर में, अपने बहन भाइयों के बच्चों को एंगेज करें और इस तरह छोटे-छोटे मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट बनाएं, इसके बहुत फायदे हैं। हम और सेशंस में भी मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट की फायदे मैं आपको बताऊंगी। अभी अभी ये चलेगा, सिलसिला चलता रहेगा। चलें ये थोड़ा सा रिपीट करते हैं। 5 एरियाज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ जो मैंने आपको पिछली दफा बताया था, वो मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज भी 3 टाइप की होती हैं, जिसमें बेसिक है, एलिमेंट्री और हायर एलिमेंट्री। बेसिक एक्सरसाइज तो बहुत ही बेसिक होती है, जैसे ट्रे को उठाना, ग्लास को उठाना, बोल को उठाना, इन सब को उठाने का एक तरीका है। तो बेसिक आपको हेल्प करती हैं एलिमेंट्री में, एलिमेंट्री आपको हेल्प करती हैं हायर एलिमेंट्री में। अच्छा, ये जो आपको एक बोल से दूसरे बोल में ट्रांसफर नजर आ रहा है, ये है एलिमेंट्री एक्सरसाइज, ठीक है। और अब मैं हायर एलिमेंट्री आएगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। जो हमने पोरिंग इनटू 3 बोल्स की थी लेंटिल्स वाली, जो पिछली वाली सेशन में, वो थी हायर एलिमेंट्री की। फिर एक इसके बाद एक ग्रुप पर्सनल केयर। तो ये आप देखें, ये पिक्चर है, इसमें बटन फ्रेम से बच्ची काम कर रही है, क्योंकि वो अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहती है। वो अपने शर्ट के बटन खुद से खोलना बंद करना चाहती है, तो इंडिपेंडेंट हो रही है। तो शी नीड्स अ फ्रेम लाइक दिस। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रेम्स हैं, मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगी। और ये जिप फ्रेम है जो आपको इसमें छोटी सी वीडियो इसमें मैंने डाली कि बच्चा बार बार जिप फ्रेम को ओपन और क्लोज करता है, क्योंकि उसमें टेंडेंसी है रिपीट करने की। वो रिपीट क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी मूवमेंट्स को परफेक्ट करना चाहता है। आपने देखा होगा कि इतने छोटे बच्चे कभी भी अपनी जिप को खोल बंद नहीं कर सकते, मगर ये बच्चा कर सकता है। और अगर ये इतनी छोटी सी एज में, जबकि ये 3.5 साल का ही है, अगर ये इस एज में जिप को ओपन एंड क्लोज कर सकता है और अपने आप को ड्रेसअप, तो आप सोचिए इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। और जिस बच्चे का इस एज में कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें इंटेलिजेंस कितनी डेवलप होगी। क्योंकि किसी आपको शायद ये बात नहीं पता, ये रिसर्च रिसर्च से प्रूव हुई है कि प्रैक्टिकल लाइफ बच्चे को इंटेलिजेंट बनाती है। एक बच्चे में अगर आप इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहते हैं तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ करवाइए। जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिकल लाइफ करेगा, उतना ज्यादा उसका फोकस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये सारे प्रैक्टिकल लाइफ के ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ। पर्सनल केयर, जिसमें बच्चा अपनी सेल्फ केयर कर रहा होता है। आज का हमारा मेन ग्रुप पर्सनल केयर है, मैं उसको डिटेल में आज टच करूंगी इंशाल्लाह। इसके बाद ग्रुप है केयर ऑफ एनवायरनमेंट। केयर ऑफ एनवायरनमेंट में बच्चा स्वीपिंग करता है, डस्टिंग करता है, वॉशिंग टेबल करता है, इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं। फिर है आपका ग्रेस एंड कर्टेसी। ग्रेस एंड कर्टेसी है जिसमें बच्चे को आप एटिकेट्स या कह लें, गुड बिहेवियर्स कह लें, जैसे यूज ऑफ थैंक यू, पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करा जाए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर। अभी आप बच्ची देखें, चेयर को आराम से टेबल के नीचे रख रही है, बहुत एहतियात से, बगैर आवाज के। तो ये ग्रेस एंड कर्टेसी में आता है, ये टेबल मैनर्स में आता है। फिर आपके पास स्पेशल ग्रुप है। स्पेशल ग्रुप में हम मूवमेंट्स पे कंट्रोल सिखाते हैं बच्चों को। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को अपनी मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं होता। वो कभी एक फर्नीचर से टकराते हैं तो कभी दूसरे फर्नीचर से टकराते हैं। भागते हैं तो इतनी तेजी से भागते हैं कि उन्हें ख्याल नहीं होता कि वो 10 चीजें गिरा रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को मूवमेंट पे अपनी कंट्रोल लाने के लिए ये स्पेशल ग्रुप है। इसकी भी एक्सरसाइजेज हम आइंदा अपकमिंग सेशंस में जरूर डिस्कस करेंगे। फिर मैंने इस्लामिक प्रैक्टिस को आपके उसके साथ एक ग्रुप ऐड किया है यहाँ पे। हम अपने रिलीजन को कभी भी छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपने इस उम्र में इन बच्चों को इस्लामिक स्टडीज से अटैच नहीं किया, इस्लामिक प्रैक्टिसेस से अटैच नहीं किया, तो आप उनको इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। बाद में सिखाना बहुत मुश्किल होगा, हो तो जाएगा लेकिन ज्यादा मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनालिटी का हिस्सा बने, तो आपको इस्लामिक प्रैक्टिस शुरू से ही रखनी पड़ेगी।
समरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ मटेरियल। अब आपको किस तरीके का मटेरियल लेकर आना है घर में, चाहे चाहे अपनी छोटी सी क्लासरूम बना रहे हैं, आप मटेरियल क्या लेकर आएंगे? देखिए, ये मटेरियल रियल मटेरियल है, ये टॉयज नहीं है, और ये टूटने वाले मटेरियल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शीशे के, सेरेमिक के भी मटेरियल होते हैं, तो ये टूटने वाले होते हैं। तो आप सोचें ना, अगर आप कोई टूटने वाली चीज ट्रे पे रख के बच्चे को देंगे तो वो मोहतात होगा, और वो जितना मोहतात होके चलेगा उसकी मूवमेंट उतनी ही प्यारी होगी, उसकी मूवमेंट उतनी ही ग्रेसफुल होगी, और वो ज्यादा फोकस होगा और वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा वो जो भी काम कर रहा है। ठीक है, जब वो प्रैक्टिस में ही शीशे के बर्तनों के साथ कर रहा है तो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता जाएंगे, जैसे वो केयरफुली चलेगा, उठाकर केयरफुल रहेगा। राइट साइज होना चाहिए और राइट वेट, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए आपको ये छोटे छोटे ट्रेस, छोटे यूटेंसिल्स, छोटे आइटम्स लाके रखने पड़ेंगे, ताकि आप उनको ये चीजें सिखा सकें। मटेरियल बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। किस तरह? इसके ऊपर पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए, नो। ये बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वॉश हुए साफ सुथरे, क्लीन और कंप्लीट होने चाहिए। मतलब अगर आपने एक सेट बनाया है, उस सेट में ये देखें एक कलर कोडिंग है, तो इसका मैट, इसका जग, इसका स्पंज एक कलर का है, तो ये उसे अच्छा लगता है कि एक एक ग्रुप बन गया है। तो इस तरह बच्चे ग्रुप्स में रहना सीखते हैं, लेटर ऑन इनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं ये, तो इन्हें अच्छा लगता है। क्लीन मटेरियल रखना जरूरी है, तो जब आप शेल्फ पे सेट करेंगे तो आपने उनको क्लीन भी रखना बहुत जरूरी है। आप डस्टिंग करेंगे तो बच्चा आपको देख के डस्टिंग करेगा। ईच एक्टिविटी हैज टू बी क्लियर गोल, विद अ क्लियर गोल और पर्पस। तो जो भी आपकी एक्सरसाइज है, जैसे वाटरिंग प्लांट हो गई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बटन्स हो गए, तो वो फौरी तौर पे पर्पसफुल दिखते ही उसको पता चलना चाहिए, अच्छा इसका ये पर्पस है। ऐसी एक्टिविटीज बच्चे को फोकस्ड रखती हैं, उनको एक मीनिंगफुल लाइफ देती हैं, ये मीनिंगफुल एक्टिविटीज कहलाती हैं। वेरएज जब आप बहुत सारे खिलौने लाके डाल देते हैं ना, आप मुझे बताएं, वो थोड़े ही टाइम के बाद एक खिलौने से दूसरा खिलौना तोड़ फोड़ रहे होते हैं। हम उनको तोड़ना फोड़ना सिखाते हैं। जो आप बहुत सारे टॉयज भर देते हैं ना बॉक्स के अंदर, वो निकालता है, रखता है और पूरे में फैला देता है, उसका पर्पस नहीं है कोई। तो ये जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेज है ना, ये पर्पसफुल एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें बच्चे का बॉडी और माइंड दोनों एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। वो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो कैलकुलेट कर रहा होता है, कितना पानी लूं, कितना पानी डालूं, ये कैलकुलेशन है, ये जजमेंट है जो उसका माइंड प्रैक्टिस कर रहा होता है। वेरएज आप देखें स्टफ टॉयज के साथ वो क्या करता है, बहुत सारे स्टफ टॉयज को लेगा और इमेजिनरी गेम खेलना शुरू कर देगा। एक स्टफ टॉय से दूसरे स्टफ टॉय को मारेगा, या एक स्टफ टॉय को दूसरी जगह फेंकेगा, उसका कोई पर्पस नहीं। ओके, दीज एक्सरसाइजेज आर सेल्फ कंटेन्ड। जो भी ये काम करते हैं, ये इनकी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। ये इनको फोकस कराता है किसी भी मेन स्किल या मेन मूवमेंट पर। जैसे ट्रांसफर करना है, तो ये एक मूवमेंट है, खास स्किल है। बोतल में से पानी ग्लासेस में निकालना एक खास मूवमेंट है। सिजर से कट करना किसी स्लिप को एक खास मूवमेंट है। ठीक है, तो हर एक्सरसाइज की एक अपनी स्किल है जो इम्प्रूव हो रही है उनकी। अम, फिर इसमें हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, ऐसे खास एक्शंस जिनकी वजह से वो एक्सरसाइज में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि प्लांट में अगर कोई खूबसूरत फ्लावर्स हैं तो वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और पानी एक को एक तरीके से निकालना है, खास तरीके से, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हम उस एक्शन पे उसका इंटरेस्ट ला रहे हैं कि बस इतना ही पानी डालना है, इससे ज्यादा नहीं। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। और कंट्रोल ऑफ एरर इस तरह बनता है कि अगर तो ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसके लिए कंट्रोल ऑफ एरर है। जब भी ड्रॉप्स बाहर गिरेंगे तो वो कंट्रोल ऑफ एरर है, वो उसको देखेगा, अपनी मिस्टेक को खुद ब खुद पहचानेगा, आपको उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल ऑफ एरर इतना अच्छा होता है बच्चे के लिए कि अगर उसका मटेरियल ही उसको बता दे कि उसकी क्या मिस्टेक है, तो उस बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये देखें कितना प्यारा ड्रेसिंग फ्रेम है। अगर तो ये बच्चा अगर तो एक बटन रह जाएगा तो उसको उसकी मिस्टेक पता चल गई, वो दोबारा से खोलेगा और दोबारा से बटन करेगा। तो मटेरियल ही ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे को मिस्टेक बता दे, आपको इंटरवीन करके बताना ना पड़े।
ये बहुत अट्रैक्टिव होती हैं एक्सरसाइजेस, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अब आप मुझसे सोचेंगे, पूछेंगे बच्चे क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि बच्चे मुस्तकिल जब से पैदा हुए होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को यही एक्सरसाइजेस करते हुए देख रहे होते हैं। जब बच्चा मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में आता है ना, हम कोशिश करते हैं कि उनकी मदर टंग पूछें कौन सी है, और उस लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उससे फेमिलियर होते हैं। हम अक्सर उनको अपना छोटा-सा एक ब्लैंकेट लाने देते हैं क्लासरूम में, क्यों? क्योंकि वो उससे फ़ैमिलियर होते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें जिससे वो फ़ैमिलियर होते हैं घर में, वही चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एकदम स्टार्ट में ही तो 3 इयर्स में वो लिखना और रीड करना नहीं ना शुरू कर देंगे। मगर हम स्कूल सिस्टम्स कैसे चलाते हैं मुझे बताएँ ना? आता ही बच्चा है 3 साल का और उसकी ज़बरदस्ती उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा दी जाती है। और ज़बरदस्ती उसको पूरे 3 घंटे, 4 घंटे आप मुस्तकिल मैथ्स, लैंग्वेज, उर्दू लिखा रहे होते हैं, वो लिख रहा होता है और वो एक ही एज ग्रुप में होता है। 3 साल के बच्चे हैं तो सारे 3 साल के बच्चे हैं। उनकी नीड्स भी एक जैसी होती है, टीचर को भी सँभालना मुश्किल होता है। अगर तो मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट हो, तो टीचर के लिए भी आसानी है और बच्चे के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा लर्निंग है। तो अभी आपको ये मेरी सारी चीज़ें कनेक्शन एक बना रही होंगी इंशाल्लाह। और इस पूरे सेशन के जब ये सारे सेशन प्रैक्टिकल लाइफ के हो जाएँगे तो आप और बेहतर कनेक्शन बनाएँगे इंशाल्लाह। एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन्ड इन सच अ वे कि ये रिपीट करते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं। जैसे देखें बटन फ्रेम में एक बटन नहीं है, जो उसको बटन होल्ड करना होगा, राइट? उसमें काफ़ी सारे हैं, तो उसको रिपिटिशन का मौका देते हैं। जितना ज़्यादा रिपीट करेगा उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी उसकी हैंड मूवमेंट्स में और कंसंट्रेशन में। और उसकी कल्चरल के हिसाब से होनी चाहिए। अब मैं स्वीपिंग कराऊँगी तो मैं यहाँ पे कनाडा में फूल झाड़ू तो नहीं यूज़ करूँगी, राइट? तो बच्चे के कल्चर के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ का ब्रूम और पैन डिफरेंट होगा, कराची का या पाकिस्तान का ब्रश और पैन थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, राइट? तो हमें उसकी कल्चर के हिसाब से उसको एक्सरसाइज़ देनी चाहिए। जैसे मैं स्वीपिंग की बात कर रही हूँ, तो मैं वो यूज़ करूँगी जो कि उसके कल्चर में उसको नज़र आता है। कनेक्ट एवरी टास्क टू अल्लाह, ये मेरा आज का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्लीज़ अपने हर लेसन को अल्लाह से कनेक्ट करें। बच्चे को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा खालिक और मालिक कौन है। इस एज में उन्हें पता होना चाहिए। अगर वाटरिंग प्लांट कर रहे हैं, तो पौधों को किसने बनाया? पानी कहाँ से आया? अगर आपने ये कपड़ा पहना है, कौन लेकर आया है? या अम्मी-अब्बू को कौन लेकर आया? या आप कैसे कनेक्ट करते हैं? क्या अल्लाह आपसे खुश होगा अगर आप सफाई करेंगे? हाँ, अल्लाह आपसे खुश होगा क्योंकि अल्लाह सफाई को पसंद करता है, राइट? इस तरह की आपको बातें बच्चों को याद दिलाने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी-सी ये एक सॉरी, ये एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ है जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट सेशन में पोरिंग लेंटिल्स इंटू 3 बोल्स दिखाई थी और इनडायरेक्टली आप बच्चे को डिवीज़न करा रहे हैं, राइट? आप मैथ्स करा रहे हैं। तो इसमें भी आप इनडायरेक्टली मैथ्स करा रहे हैं कि बच्चा क्या करेगा कि वाटर को इक्वली 3 ग्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मैं आपको अपनी ही एक प्रेज़ेंटेशन दिखाऊँगी, जो मैं बच्चों को देती हूँ और आप मेरे एक्शंस पे फ़ोकस करिएगा और आप देखिएगा कि हमारे मूवमेंट्स को कितना स्लो होना चाहिए। इसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ मूवमेंट। आपको पता है कि प्रेज़ेंटेशन की मेथोडोलॉजी कोई नई मेथोडोलॉजी नहीं है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का जो तरीका बताया था, वो एनालिसिस ऑफ मूवमेंट ही था। एक-एक वज़ू के तरीके को ब्रेक डाउन करके प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया, वही सुन्ना बन गया और आज वो सुन्ना मेथड आप भी फ़ॉलो करते हैं। तो हर स्टेप को आप एनालाइज़ करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं, तो बच्चा जल्दी सीखता है। प्रेज़ेंटेशन का ही एक ये मेथड है कि जब आप चीज़ करके दिखाते हैं, तो बच्चा वो पिक करता है। तो अपनी मूवमेंट्स को फ़ास्ट नहीं होना चाहिए। इवन घर में भी अगर आप कभी बच्चों को कुछ सिखाते हैं, अपनी मूवमेंट्स को थोड़ा-सा स्लो रखें।
अच्छा, जिस टाइम आप कोई चीज करके दिखा रहे हो उस टाइम आप बोले नहीं, और जिस टाइम आप बोल रहे हैं उस टाइम आप काम ना करें। तो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है, इसको याद रखें, क्योंकि बच्चे में सेंसिटिव पीरियड होते हैं, लैंग्वेज के भी और मूवमेंट के भी। अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं और मूवमेंट करते के दौरान आप बोलना शुरू कर देते हैं, वो फौरन मूवमेंट को छोड़ के आपके मुंह को देखने लगेगा, क्योंकि वो इस 3 to 6 years में मूवमेंट से भी अट्रैक्टेड है और लैंग्वेज से भी। अच्छा, अब अगर आप बोलना बंद कर दें तो वो सिर्फ आपके हाथों को देखता है और आपकी मूवमेंट्स को देखता है। अच्छा, अब अगर आपको बात करनी है तो फिर मूवमेंट मत करें। आप हाथ पे, एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखें जैसा मैंने रखा हुआ है। जिस वक़्त मैं बात करूँगी तो मैं अपना एक हाथ दूसरे हाथ पे रख के उसको दिखाऊँगी कि मैं रुक चुकी हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और अब मैं उससे बात कर सकती हूँ। मैं बात करने में इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन भी दे सकती हूँ, उसका हाल-अहवाल भी पूछ सकती हूँ, कुछ भी छोटी चीज़, ताकि मैं उसको लेसन में एंगेज कर सकूँ। या मैं उसको अल्लाह से कनेक्ट भी कर सकती हूँ, ये बता के कि पानी कहाँ से आया और पानी किसने बनाया? पानी एक नेमत है, राइट? इस तरह के छोटे-छोटे सेंटेंसेस मैं उससे बोल सकती हूँ और फिर मैं अपना लेसन स्टार्ट करूँगी। आप एनालिसिस ऑफ मूवमेंट देखिएगा इसमें, ठीक है? इंशाल्लाह फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
ये एक एक्सरसाइज है, आप सोचें इस तरह की 52 एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चों के पास एनवायरनमेंट में रखी होती हैं। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। इनका एक स्टार्ट है और इनका एक एंड होता है, ठीक है। और फिर इसको आप जगह पे से लाना और जगह पे वापस रखना भी बताते हैं बच्चे को। एक मॉन्टेसरी का रूल है, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो हर चीज की एक जगह है। अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने उस रूम को जिसमें आप बच्चे को एंगेज करते हैं एक्टिविटीज में या आप क्लासरूम में रखते हैं, तो वो उसको मेंटेन रखता है। क्यों रखेगा? क्योंकि उसमें सेंसिटिव पीरियड फॉर ऑर्डर है। आपको कैसे पता चलेगा उसमें सेंसिटिव पीरियड फॉर ऑर्डर है? उसमें सेंसिटिव पीरियड फॉर ऑर्डर इस तरह है कि आप देखें, वो बाबा की चाबी किसी दूसरे को लेने नहीं देगा, या मामा का दुपट्टा या मामा की चप्पल कोई दूसरा नहीं पहन सकता। या अगर आप उसका रूटीन में नहाने का होता है रोज का सोने से पहले, तो वो जिस दिन आप नहीं सुलाएंगी वो उस दिन आपको टेंट्रम शो करेगा। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि उसमें सेंसिटिव पीरियड फॉर ऑर्डर है। वो एक ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसी में रहता है। तो अगर आप उसको मटेरियल लाना और जगह पे वापस रखना दिखाते हैं, वो वाकई में उसको प्रैक्टिस करता है और उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है। फिर ये 6 to 9 में थोड़े डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा। क्योंकि 6 to 9 में अक्सर पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि जो जो 3 to 6 में इतना ऑर्गेनाइज था, वो 6 to 9 में उसको क्या हुआ। तो वो उनकी ऐसी ही स्टेज है, इस उस वक्त वो मेंटल इंडिपेंडेंस पे फोकस कर रहे हैं और सेंसिटिव पीरियड ऑफ ऑर्डर से निकल चुके होते हैं और उनकी चीजें पूरे कमरे में बिखरी होती हैं। तो अभी जो मेरी बात सुन रहे हैं वो बोलेंगे मेरा बच्चा तो 8 साल का है, उसमें बिल्कुल भी वो चीज नहीं आई है। तो वो इसलिए क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 6 to 9 में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, या 9 to 12 में चेंज हो जाती है। लेकिन जब अगर वो 6 years तक के एज में उसका हिस्सा बन चुकी है पर्सनैलिटी का, तो वो रिपीट होके जब वो बड़ा होगा तो उसको याद आएगा। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ मेरे बेटे की, वो मॉन्टेसरी में ही पढ़ा है शुरू से। तो अब वो टीनेजर हुआ तो आप उसकी टेबल के अंदर देखिएगा वायर्स किस तरह ऑर्गेनाइज हुए हैं। उसने हर चीज का वायर एक अपनी स्टडी टेबल में अलग तरीके से ले जाके उसको टेपिंग करके कि आपको उसको कोई वायर नहीं नजर आएगा उसकी टेबल में कहाँ कौन सा गया है, क्योंकि उसको उसने ऑर्गेनाइज ऐसे किया है। क्यों? क्योंकि जब वो 0 to 6 में था तो वो उसको प्रैक्टिस करता था, और 6 to 9 में वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था। उसकी टीचर मुझसे ये कहती थी ही इज ऑल ओवर द प्लेस। का मतलब ये उसकी हर चीजें हर जगह बिखरी मिलती है। तो इट्स ओके क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक उस एज में चेंज हुई। लेकिन टीनेजर में जब वो 16 का हुआ, उसमें वो चीज दोबारा लौट के आई जो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी थी 0 to 6 में। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ एक एग्जाम्पल देके कि आपको समझ में आए कि जो 0 to 6 एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट एज है। ठीक है, आप समझें आप दरख्त के रूट्स है ना, वो वाली बात है। अच्छा, ये एक बहुत प्यारी हदीस है। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यारे तरीके से बच्चे से बात करने का, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कहते हैं, ओ यंग लैड। 10 to 13 years के, हम तो 10 to 13 years से इतना डांट के बात करते हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे तरीके से बोलते हैं, ओ यंग लैड आई एम गोइंग टू टीच यू सम वर्ड्स। जब वो आप इतने प्यारे तरीके से बच्चे को मुखातिब करते हैं, बच्चा पहले ही अटेंटिव और अलर्ट हो जाता है और फिर आपकी बात पे फौरन गौर करेगा कि क्या ऐसी बात है जो मम्मा ने या टीचर ने इतने प्यारे से मुझे बुलाया या मुखातिब किया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं उनसे, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह एंड ही विल प्रोटेक्ट यू। बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह एंड यू विल फाइंड हिम विद यू। इफ यू आस्क ऑफ अल्लाह एंड इफ यू सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह। तो जब आप इस तरीके से उसको बताएंगे बच्चे को, तो बच्चा क्यों नहीं गौर से सुनेगा, और प्यार से बोलेंगे तो क्यों नहीं समझेगा इस बात को। um, इसमें मैं आपको बताती हूँ। Ibn Abbas was a young boy who often accompanied the Prophet ﷺ to learn from him. In this hadith, the Prophet ﷺ lovingly addressed him as "O young lad, Ya Ghulam," teaching him to always rely on Allah
seek his help and trust that everything good or bad happens only by Allah's will. This hadith beautifully shows how Prophet ﷺ nurtured children with wisdom, faith and emotional guidance from a young age. वो इमोशनली अटैच होते थे बच्चों से, वो बच्चों को बहुत प्यारी तरीके से नर्चर करते थे और वो अपनी विजडम यूज करते थे और बच्चों से उनका बात करने का अंदाज ही मुख्तलिफ होता था। चलिए हम Okay. Know that if the entire nation were to come together to benefit you with something, they would not benefit you with anything except with something that Allah had already decreed for you. अल्लाह की डिक्री पे बात हो रही है कि अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में कोई चीज़ लिखी है तो तब आपको ये बात सोचनी है कि वो बेनिफिट अगर लिख दिया है तो ज़रूर आपकी तक आएगा और अगर कोई हार्म है तो वो भी आएगा क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए लिखा है। और फिर अल्लाह ने पेन लिफ्ट कर लिया, उसकी बात है। तो ये आपको क्या देती है? ये आपको एक तरीके से एक वो देती है, सैटिस्फैक्शन देती है कि ठीक है, जो भी आ रहा है मेरी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से आ रहा है, तो आप उसको सब्र और शुक्र से कबूल करते हैं। पर्सनल केयर, तो हम पर्सनल केयर का इंट्रोडक्शन आज ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आप देखिएगा कितनी सारी एक्सरसाइजेज हैं और पर्सनल केयर फ़ौरन एलिमेंट्री के बाद आती हैं। अब बच्चा एलिमेंट्री और हायर एलिमेंट्री से निकल के पर्सनल केयर में आ गया है। पर्सनल केयर में वो क्यों चाहेगा? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होना चाहता है, वो अपने काम खुद करना चाहता है। आपने अक्सर देखा होगा इस एज के बच्चे कहते हैं नहीं मैं खुद पहनूंगा, जूता भी खुद पहनूंगा, ड्रेसअप भी खुद दूंगा, तो वो चाहता है ऐसा करना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसको उसके ओन सेल्फ पे अवेयर करती हैं, उसमें कॉन्फिडेंस डालती हैं, उसको इंडिपेंडेंट बनाती हैं और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बड़ा काम करती हैं। तो इसमें ड्रेसिंग फ्रेम्स आ जाते हैं, ब्लोइंग नोज़ आ जाता है, आप उसको नोज़ ब्लो अप करना सिखाते हैं, कैसे नाक साफ करते हैं और हैंड वॉशिंग आता है इसमें, यूजिंग ज़िप्स आते हैं, बटनिंग फ्रेम्स आते हैं, स्नैप फास्टनर्स आते हैं, हुक एंड आई फ्रेम, बकल फ्रेम, बोज एंड शू लेसेस फ्रेम, यूजिंग सेफ्टी पिन्स आ जाता है, सोइंग अ बटन आ जाता है और शू केयर, पॉलिशिंग शू आ जाता है, वॉशिंग हैंड्स। तो ये देखिए ये बच्ची अपना बटन लगा रही है, इसके अंदर बटन शो कर रही है, ये जिप फ्रेम यूज कर रहा है, ये बो फ्रेम यूज कर रहा है बच्चा और ये हैंड वॉश कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए आप इनको एक जर्नल बना लें। बहुत प्यारा आइडिया है, मैं बिनिश की तरफ से आपको बता रही हूँ। बिनिश ने सजेस्ट किया था कि अगर आप सब इन सेशंस में अपने साथ एक जर्नल या डायरी रख लें तो हम उसकी एट द एंड इसकी हम आप स्नैपशॉट्स लेके हमें भेज सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आपने कितनी एक्सरसाइजेस को रिकॉर्ड किया और कितनों पे आपने खुद से स्टेप्स लिखे हैं। आप उसमें पिक्चर्स कट करके लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप पिक्चर्स निकाल के नेट पे से प्रिंट करके लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहें हमेशा। आप नेम्स ऑफ एक्सरसाइजेस लिख सकते हैं। मैं आपको एक राइटअप का भी तरीका बताऊंगी तो फिर आपको फायदा होगा कि अच्छा इसको लिखना कैसे। एक्सप्लोर द ड्रेसिंग फ्रेम्स, अब मुझे बताएं इनमें से आपको कौन से क्या लगते हैं। राइट, आप चैट में लिख सकते हैं, आप बताएं जिप फ्रेम कौन सा है इसमें से या लार्ज बटन फ्रेम कौन सा है। आप कलर लिख दें अगर आपको जिप फ्रेम नजर आ रहा है। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो आप लार्ज बटन फ्रेम का कलर बता दें, प्रेस बटन फ्रेम का कलर बता दें, बकल फ्रेम का, ताकि मुझे हो कि अच्छा आप पहचानते तो हैं इनको। ओके, ये ड्रेसिंग फ्रेम्स मार्केट में मिलते हैं और आप बना भी सकते हैं। ये बन जाते हैं अगर आप 2 वुडन पीसेस लें, उस पे थंब पिन से 2 क्लॉथ पीसेस लगाएं और उसके अंदर बटन होल, अगर आपको सिलाई आती है तो आप बटन का काज बना सकते हैं, हुक एंड आई बना सकते हैं, प्रेस बटन बना सकते हैं। राइट, तो ये आप कर सकते हैं। तो आपको अगर इनमें से कोई भी कलर और उसका फ्रेम याद रह जाता है नेम, तो आप जरूर चैट में लिखें, मैं उसको रीड करती हूँ। ठीक है, इसमें से शू लेस कौन सा है, किस कलर का है, थोड़ी देर और रखती हूँ। बकल फ्रेम कौन सा है, किस रंग का है, हुक एंड आई किस रंग का है और लार्ज बटन फ्रेम कौन से उसका है। ठीक है, ओके। वॉशिंग हैंड,
इस तरह राइटअप लिखते हैं। अब आप एक राइटअप जब आप जर्नल में लिखें तो आप एज लिख सकते हैं, डायरेक्ट एम लिख सकते हैं, मटेरियल लिख सकते हैं। तो इसकी पिक्चर्स भी आपको मिल सकती हैं नेट पर। ये इस किस एज ग्रुप को आप कराएंगे, ये 3.5 years एंड ऑनवर्ड्स। आप मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड होके आएगी, आप इसको दोबारा देख सकते हैं और आप इसको पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो। नहीं तो याद रखें और इस तरह की एक्सरसाइजेस बना के बच्चों को ज़रूर कराएं, ठीक है। इसके इनडायरेक्ट एम्स यही है कि मूवमेंट्स। शूलेस येलो है, फैंटास्टिक नायला, बिल्कुल ठीक। शूलेस येलो है। और टू डेवलप कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, फोकस डेवलप होता है, अटेंशन, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। और इसमें क्या क्या मटेरियल है, चाइल्ड साइज एप्रन चाहिए आपको, ये एप्रन है। पोर्सलिन बोल, एक बोल चाहिए आपको बड़ा सा, एक बाल्टी चाहिए पिचर, और स्मॉल हैंड टॉवल्स चाहिए, सोप डिश चाहिए, ये सोप डिश आपको नजर आ रही होगी, और एक स्मॉल स्पंज चाहिए ताकि आप वाटर को साफ कर सकें, ठीक है। इस तरह से आपको दिख रहा है कि ये 2 एक्सरसाइजेज है। ये वाली तो वॉशिंग क्लॉथ की है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये चीजें दिखाई कि इस तरह की छोटे साइज की है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी वॉशिंग हैंड की। दिस इज फॉर वॉशिंग अ क्लॉथ, ठीक है। और मैं आपको आगे हैंड वॉश की चीजें दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें आप एक छोटी सी हदीस है, वो बहुत प्यारी हदीस, और आपको बिल्कुल मैं बिनिश ने शुरू में ही सुनाई कि क्लीनिनेस इज अ पार्ट ऑफ अवर फेथ, और अल्लाह क्लीनिनेस को पसंद करता है। और ये दोनों चीजें आप बच्चों के साथ कोड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 एक्सरसाइजेज मैंने दिखाई। एक वॉशिंग क्लॉथ है जिसमें 2 टब्स हैं, ठीक है। इसमें आप देखें एक वॉशिंग बोर्ड डला हुआ है, तो इसमें आप क्लॉथ, ये है केयर ऑफ एनवायरनमेंट। कंपैरिजन बताने के लिए मैंने 2 पिक्चर डाली हैं कि वॉशिंग क्लॉथ जो होता है वो केयर ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है, और वॉशिंग हैंड जो होता है वो पर्सनल केयर में आता है। बच्चों को इसके कलर्स डिफरेंट होने चाहिए ताकि वो समझ जाएं कि अच्छा ये इस एक्सरसाइज का मटेरियल है और ये इस एक्सरसाइज का। और ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज होगी, मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी आपके साथ, ठीक है। ताकि ये देखें, ये प्रेजेंटेशन है, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन। इसके स्टेप्स ऐसे लिखते हैं हम। अब आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। क्या है, इनवाइट द चाइल्ड, गो टुगेदर टू वॉश हैंड। आपने करके दिखाना है पहले। बोथ पुट ऑन एप्रन्स, आस्क द चाइल्ड टू स्टैंड और सिट बिसाइड यू। लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो ज्यादा अच्छा है। टेक ऑफ योर रिंग्स, अगर आपने रिंग्स पहने तो रिंग्स उतार दें। जग को 3/4 वाटर से फिल करें और दिखाएं उसको कि इतना पानी भरते, फिर इतना पानी हम यूज करेंगे। पोर हाफ ऑफ द वाटर इनटू द बोल, उसको दिखाएं कि इतना पानी भरेंगे हम हाथ को भिगोएंगे, राइट। फिर यूज अ सोप, फिर अपने हाथों पे सोप लगाएं। आप देखें इसमें बच्चा आपको करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको ये नेट पे भी मिलेंगी। अब अगर जब आप नेट पे देखेंगे ना तो आपको मतलब आपको अब समझ में आएंगी। आप वरना वरना अगर आप इस सेशन के बगैर देखते तो आप सोचते कि ये क्या एक्सरसाइज है और क्यों हो रही है, राइट। और फिर आप टॉवल होता है उससे आप हैंड ड्राई कर सकते हैं। डर्टी वाटर को बकेट में एम्प्टी कर सकते हैं। उस बकेट को ले जाके फिर आप बेसिन में पोर आउट करते हैं। तो ये एक पूरी एक एक्सरसाइज है। फिर आप उसको ठीक करके उसके सारी चीजों को जगह पे रखते हैं, ठीक है। ऑलवेज देखिए, इसके अंदर ये इस बच्चे ने हाथ धोए हैं। अब ये सॉरी, ये बकेट में हाथ धोने के बाद बकेट बकेट में एम्प्टी कर रहा है बोल से। ये सारे स्टेप्स हैं और इसी तरह कराए जाते हैं जैसे मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी। वो सारे स्टेप्स ये कॉपी कर रहे होते हैं। ये बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 4 years का बच्चा है, और आप देखें ये हर स्टेप को कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है। और जब ये बच्चे ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इसमें ये काफी काफी टाइम लगाते हैं, 30 to 40 मिनट्स कहीं नहीं गए इसके। और ये रिपीट करता है बच्चा। आप सोचें, आपने एक छोटी सी ऐसी टेबल बना दी और आपने वॉशिंग हैंड बच्चे को सिखा दिया, उसको मोबाइल लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी फितरत में नहीं है। उसकी फितरत में अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को फिजिकली डेवलप करना, तो अपनी मूवमेंट्स को डेवलप करना, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना। तो वो आपकी बातों में भी इंटरेस्ट लेगा और अपने इर्द गिर्द कौन उससे क्या बात कर रहा है, कौन उसे क्या सिखा रहा है, और उस एक्शंस को फॉलो करने में बस हमको उसे मौका देने की जरूरत है, राइट। ये वर्ड्स आज आपको
बीनिश ने पढ़ के सुनाई थी, बहुत ही प्यारी वर्स है और ये क्लीनिनेस से कनेक्ट करती है। Allah loves people who keep themselves clean and take care of their bodies. When we wash our hands, brush our teeth, and we wear clean clothes, we are doing something that makes Allah happy. बार बार इस पे एम्फोसाइज किया करें जब भी बच्चे को लेसन दें कि अल्लाह वी आर मेकिंग अल्लाह हैप्पी बाय कीपिंग अवर सेल्स क्लीन। जितनी बार हाथ धोएं अल्लाह विल बी हैप्पी विद अस एंड अल्लाह लव यू व्हेन यू डू दिस। इस तरह आप बोलेंगे तो बच्चे के माइंड में बैठेगा और वो अपने आप को क्लीन रखेगा। चलें, आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ, मैं इसको स्टॉप करती हूँ। इंशाल्लाह आपकी कोई क्यूरीज और वो हैं तो वो लेती हूँ मैं क्वेश्चंस, ठीक है? और जस्ट गिव मी अ सेकेंड।